ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और क्वेश्चन इसमें से अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। इस साल 2 क्वेश्चन आए थे, पिछले साल 3 आए थे, उससे पहले 4 भी आए कोविड 2020 में। तो ऑन एन एवरेज अपन मान के चलेंगे 3 सवाल तो मिनिमम आने ही आने, ठीक है। सेमीकंडक्टर पार्ट है और लॉजिक गेट्स एक पार्ट है। तो आपने अगर थोड़ा कभी देखा हो तो लॉजिक गेट्स काफ़ी इजी है, वो तो हम लास्ट में कवर करने वाले हैं 1-1.5 लेक्चर में, है इतना ही, और उसमें से 1 या 2 सवाल आने पक्के हैं। तो वो तो फ्री के मार्क्स हैं एक तरह से, है ना, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन के लिए हमको और स्टडी करना है, वो है सेमीकंडक्टर पार्ट, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से अपन शुरू करेंगे और लास्ट में अपन लॉजिक गेट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, है ना। तो माई सेल्फ अनुराग सुखीजा, AS था ना, अनुराग सुखीजा। आपके शायद अनुराग सर और पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुराग गर्ग है ना, तो AS है ना, तो बस इतना डिफरेंस है। और बाकी लास्ट कुछ 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, 2013-14 से स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो अभी जो टॉपिक मेरे को दिया गया वो सेमीकंडक्टर है। बाकी आप कुछ बच्चों को शायद हो सकता है पहले पढ़ाया हो, कुछ बोल रहे थे कल, अब मुझे नहीं पता, है ना, होगा कोई। तो अभी अपन पढ़ना शुरू कर ले। कोई और जानकारी? ठीक है, काफी इतनी है ना। चलिए, तो बस एक छोटा सा बात ध्यान रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़िए। और मैं आपको साफ सी बात बता दूं, अभी आपका ये जो स्टार्टिंग पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट को मैं फटाक से इसको एक लिख करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, ताकि जल्दी से चीजें कवर हो। ऐसा नहीं कि हम लिखते रहें एक लेख की तरह लिखते ही रहें, ठीक है। जितनी चीजें हम लिखेंगे, आपके नोट्स में जितनी चीजें लिखी जाएंगी, आप मान के चलिए कि बस वो जरूरी है नीट के हिसाब से, मतलब कुछ भी फालतू नहीं लिखेंगे, है ना। और उससे अगर आप नोट्स पढ़कर आप देखोगे ना शीट के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, तो वो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएंगे। शुरू का थ्योरेटिकल पार्ट है 2 लेक्चर का, ठीक है। लेकिन उसमें हाँ, एक और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेकर चलेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप सबके पास मॉड्यूल रोज हो, या जब भी मेरी क्लास आ रही है तब होना चाहिए। मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो सबके पास मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि मैं रेफर करूंगा, मेरे पास मॉड्यूल है, तो आपको भी उसमें बोलूंगा देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसको देखिए, उससे अपना थोड़ा टाइम भी सेव होगा और आप डायरेक्ट उसको देख करके एट द सेम मोमेंट बिना क्वेश्चन लिखे सोल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं अभी हम ना। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर पार्ट है, सेमीकंडक्टर आपका हम क्लासिफाई करते हैं ना किसी भी मटेरियल को, तो वो बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, किसी भी मटेरियल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, पता है आपको? सबसे पहला, दूसरा इंसुलेटर, और तीसरा सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट है सेमी, मतलब कुछ हद तक कंडक्टिंग है और कुछ हद तक नहीं। तो लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत एक इवोल्यूशनरी एलिमेंट है, जिसने मतलब अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को संभाल रखा है। आपको पता होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर बेस्ड है। हमने सुना होगा सिलिकॉन वैली, क्यों, क्या है ये, क्या है सिलिकॉन वैली? शहर का नाम है, बेंगलोर को बोलते हैं ना सिलिकॉन वैली। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं वो फैब्रिकेट होती हैं, इसलिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है? बिकॉज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन इन दोनों में से बेहतर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी से, सोइल से इसका आप करते हो ना, एक्सट्रैक्शन करते हो ना, सिलिका से सिलिकॉन, सिलिका SiO2 से सिलिकॉन बनता है। चलिए, तो आप साथ साथ थोड़ा सा लिखना शुरू करिए। मैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए, तो यहां पर हेडिंग के साथ थोड़ा सा मैं लिखता हूं, आप साथ साथ लिखिए, फिर इकट्ठा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली जो थ्योरी है वह एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है।
एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, सिलिकॉन का सबको पता है, सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका 2842। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपन लिखते हैं ना सब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है डायग्राम वाइज हमने इन दो चीजों में अंतर को देख रहे हैं हम ना, एक एनर्जी लेवल कहा जाता है और एक एनर्जी बैंड कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, लेवल से बैंड कब बनेगा, इसकी बात करेंगे, ठीक है। लिखिए इसको, चलिए करिए फटाफट से इसको नोट। तो शुरू का थोड़ा सा ये बेसिक पार्ट है, इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम एंड एक अदर पैरामीटर है उसके हिसाब से। मॉड्यूल है ना सबके पास में? नहीं है तो फिर अगली क्लास में आप मॉड्यूल जरूर रखें साथ, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें मैंने कहा ना PYQs जो है रेफर करेंगे तो आपको थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस गेन होगा, और कोई बात नहीं है कि भाई अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट बेस अपने कितने सवाल पेपर में मिल रहे हैं नीट में, ठीक है। हो गया? हो गया क्या? चलिए तो हो जाएगा, है ना, साथ साथ, ठीक है। हाँ, तो सब लोग ध्यान दें, इधर है ना, सर ऊपर करो, इधर देखो। हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ यार? मैंने भी तो लिखा ना, उतना ही तुमको लिखना है। करो, करो जल्दी से करो। तो compete करो जल्दी से, कंपटीशन में हो आप, है ना। तो नीट का एग्जाम कंपटीशन ही तो है तो बहुत आसान, बस टफ क्या है? कंपटीशन, है ना। तो वही करना है अपने को, हर चीज में, लिखने में, समझने में, एक्यूरेसी कैलकुलेशन में, है ना, इन्हीं चीजों को इम्प्रूव करना है। चलिए तो सब लोग ध्यान दें इधर। हाँ, सबसे पहले हम सिलिकॉन की बात करें। सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो हैं लोग जो कि अपने सिलिकॉन में, उसमें सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं। अब जो सिलिकॉन है, खैर अभी हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो ये एनर्जी लेवल्स। हम सबको एक चीज शायद पता हो केमिस्ट्री में, वैलेंस लेवल कौन सा होता है, पता है सबको? जो आउटर मोस्ट आपका एटम का जो इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, उसके मैं हर ऑर्बिट में घूमते हुए, n बराबर 1 कौन सा होता है, इनर मोस्ट, फिर आउटर मोस्ट 2, फिर यहां पर 3 लेवल है n बराबर 3। तो यहां पर इन तीनों लेवल्स, तीनों ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या सेम है या अलग अलग है? तो यहां पर ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और उस एनर्जी को हम एक लाइन से शो करते हैं, ठीक है। यहां पर दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अच्छा, लेवल डायग्राम तब बनेगा जब हम, सिर्फ तब बनेगा जब हम बात करेंगे एक आइसोलेटेड एटम की, ठीक है। लेवल से मतलब क्या, ये इस स्केल पर आप देखो क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। सबसे कम एनर्जी n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स की है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n बराबर 2 में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n बराबर 3 में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो n बराबर 4, ये सॉरी 3 के जो कोरोस्पोंडिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इसी को हम वैलेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। और आपको एक पता भी होगा कि, खैर एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें बोर थ्योरी जो होती है, बोर थ्योरी में आप सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का एग्जांपल लेते हो, जैसे हाइड्रोजन का लेते हो, तो उसमें n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थोड़ा और ऊपर जाओ 2 में -3 उसके बाद 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि एनर्जी बढ़ रही है। तो सिंपल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर सिंगल लाइन शो करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट में है या किसी भी ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स एनर्जी है। जैसे यहां बात की ना, कितनी है फिक्स,
13.6, ना 13.7, ना 13.5। ठीक है, मतलब ये फिक्स एनर्जी होती है किसी आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब हम अगर बात करें, हमको जो सिलिकॉन का टुकड़ा आप हाथ में पकड़े अगर कोई, तो सिलिकॉन के टुकड़े में क्या एक सिंगल एटम होगा क्या? बहुत सारे एटम होंगे। तो एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करनी है हमको, इसको हमने आज सीख लिया। आज के बाद हम बात करेंगे तो सिर्फ बैंड की बात करेंगे, इसकी बात अब हमने कर ली। सिलिकॉन क्रिस्टल कोई होगा तो उसमें कभी भी एक एटम नहीं होगा, उसमें आसपास जो है इसकी जो है फेस सेंटर, ये एफसीसी स्ट्रक्चर होती है। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो ना, तो इसकी जो लैटिस स्ट्रक्चर होती है वो एफसीसी होती है। इसका मतलब यह है कि इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, और 4 सिलिकॉन एटम मिलेंगे, और इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट के, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। पता है? अब यहां पर मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं कि वापस से इसी इलेक्ट्रॉन की, इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, अंदर वालों की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब मैंने क्या बनाया, एक पर्टिकुलर थिन लाइन से हटके मैंने एक रेंज बनाई, एक स्ट्रिप बनाई। स्ट्रिप या इसको क्या बोलते हैं, बैंड बनाया। अब यहां पर इस लेवल पे बात करें, इसकी बात करें, तो यहां पर क्या ये फिक्स एनर्जी है या रेंज ऑफ एनर्जी है? रेंज ऑफ एनर्जी है। अब रेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले क्या था, आइसोलेटेड में क्या था, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल और केवल इसके एक सिंगल न्यूक्लियस के इफेक्ट में लिखी जा रही थी। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इस केस में बताओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में कुछ होगी? क्या इसके इफेक्ट में कुछ होगी? क्या इधर जो तीसरा वाला है उसके इफेक्ट में भी होगी? इधर जो चौथा वाला है उसके इफेक्ट में भी? और ये एनर्जी लिखी कैसे जाती है? अगर आप बोर थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Z लिखते हो क्या? Z इज द एटॉमिक नंबर, और इसका चार्ज कितना होता है? माइनस। इन दोनों की जो एनर्जी होती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हो, क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं R। ठीक है, तो K ZD इंटू E, यानी बेसिकली हो क्या रहा है, इंटरेक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। यहां पर इसको कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं? 2 दिखाए हैं मैंने, 4 बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास। इसके साथ एक है, एक और होगा तीसरा, एक और होगा चौथा। तो यहां पर क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस न्यूक्लियस की वजह से जितनी होगी, क्या उतनी ही एनर्जी इस न्यूक्लियस की वजह से होगी? होगी क्या? क्यों नहीं होगी? अगर इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो R पे डिपेंडेंसी होती है एनर्जी की, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, दूसरे तीसरे वाले की हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फिक्स लेवल नहीं होगा, एक फिक्स डिस्क्रिएट एनर्जी नहीं होगी। क्या होगी? वो एनर्जी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा, एक रेंज ऑफ एनर्जी होगी। इसकी वजह से मान लो कुछ एक्स अमाउंट है, इसकी वजह से क्या हो, मान लो x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले की वजह से हो सकता है x माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या x माइनस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कुछ कम, इससे की वजह से कुछ ज्यादा, इसकी वजह से कुछ कम। तो एक तरह से इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर रेंज में होगी, ना कि एक फिक्स वैल्यू होगी। तो इसका मतलब समझ आया क्या, कि यहां पर अब हमको अगर वैलेंस लेवल नहीं बोल करके अब इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, बैंड। तो बैंड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ एनर्जी को, वो एनर्जी जो कि ये वैलेंस लेवल का इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रख सकता है अपने पास। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यहां से लेके ये पर्टिकुलर जो रेंज दिख रही है आपको, इस बैंड की जो चौड़ाई है, इस पर्टिकुलर रेंज में इसकी एनर्जी होगी। ठीक है, अब फिर से इसमें बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है? 4। इस एटम के चारों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस पर्टिकुलर रेंज में होगी। इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और अपन यहां लिख रहे हैं, दैट इज कंडक्शन लेवल, या इसी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कंडक्शन लेवल। वैलेंस लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसने तो बॉन्डिंग कर रखी है। आप बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फ्री नहीं है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर वो एनर्जी कैसे कैसे मिल सकती है,
मेरे पास सिलिकॉन का टुकड़ा है, अगर मैं इसको ठंडा कर दूं बिल्कुल तो एनर्जी घट गई, अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो गर्म करने से उसके एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी क्या? तो वाया टेम्परेचर हम इसको एनर्जी दे सकते हैं। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी देनी है, इसको कितनी मिनिमम एनर्जी दे जिससे कि ये फ्री हो जाए, टूट जाए, बॉन्ड तोड़ दे और लेटिस में घूमने के लिए फ्री हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो यहां पर एक ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस बैंड को हम कंडक्शन बैंड, और यहां पर इसको बोल रहे हैं कंडक्शन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है। आप देखो मैंने क्या एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कंट्रीब्यूट्स इन करंट। ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे करंट में। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी तो बॉन्डेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और जब वो फ्री हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कि वो फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड वो कितनी एनर्जी उसने गेन कर लिया, वो किस लेवल पे आ गया, किस बैंड में आ गया, वो किस में आ गया? कंडक्शन बैंड में आ गया। अब इस डायग्राम से हमको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसको देख के कोई पूछे कि बता क्या ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, क्या इसमें ये जो भी जिसका भी है, क्या ये कंडक्टिविटी शो करेगा? क्योंकि आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में और चारों यही है, वैलेंस में है, वैलेंस बैंड में है, इसका मतलब सारे के सारे बॉन्डेड है। लेकिन आपको यहां पर 3 दिखाई दिया और यहां पर 1 दिखाई दिया, तो कंडक्शन बैंड में एक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देने का मतलब क्या है? कि आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो आपका जो एलिमेंट है वो कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूट शो करेगा। अब मैं आपको पूछता हूं, ये स्केल क्या था? एनर्जी वाला स्केल था क्या? और इसमें दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको हम किससे शो करते हैं? डेल्टा Eg से लिखते हैं, और उसका नाम होता है क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस बैंड में, या इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा तो उसकी एक फिक्स कुछ एनर्जी हो जाएगी, वो या तो होगा कंडक्शन बैंड में, इसके बीच में उसकी कोई एनर्जी वो नहीं रख सकता, या तो इतनी रखेगा जब बॉन्डेड है, या फ्री होके इतनी रखेगा। तो ये तो एक बिल्कुल अजीब सी डेफिनेशन है। आसान डेफिनेशन ये है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप वो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए चाहिए। या सिंपल वर्ड्स में बोले कि एक इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर उसको फ्री करवाने के लिए जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्या उसी को अपन FeG बोलेंगे? तो यहां पर लिखा लीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन और टू ब्रेक एनी कोवेलेंट। क्या सही है? मैंने कोई डेफिनेशन रटी नहीं, एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में, जिसको मैं एज इट इज यहां लिख रहा हूं। आप भी ऐसा समझ सकते हो ना? तो एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ने के लिए या उसको फ्री करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज FeG। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका FeG ज्यादा है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका FeG कम है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कंडक्टिंग होगा? जिसका FeG कम होगा। सबको फील नहीं आ रही ऐसी क्यों? कम होगा, कम होने से क्या फायदा है? कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को तो फ्री करने के लिए, मतलब आसानी से वो कंडक्टिंग नेचर शो कर सकता है। कंडक्टर के लिए FeG ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। सेमीकंडक्टर के लिए FeG, या इंसुलेटर पे आ जाएं, इंसुलेटर का FeG ज्यादा होता है, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता। तो हम यहां पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, और तीनों को देख के आप खुद बता दोगे कि ये कंडक्टर का है, ये इंसुलेटर का है और ये सेमी। तो इंसुलेटर का डेल्टा Eg जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऐसी एनर्जी है जो कि जनरल केसेस में इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं पाएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए। और 0 मैंने किसके लिए बताई? तो अब 6 से भी कम करें उसकी सेमीकंडक्टर की क्या होनी चाहिए? 0 से 6 के बीच में होनी चाहिए।
लेकिन 6 भी बहुत ज्यादा वैल्यूज है। तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर है उनका डेल्टा Eg लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा Eg होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल, और जर्मेनियम जो होता है उसके लिए डेल्टा Eg होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब चीजें मैं लिखूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जो कि जर्मेनियम के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये वो एनर्जी है जो कि सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। समझ आया क्या? कोई डाउट है इसमें, पूछना चाहते हैं? यस। हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन की n बराबर 4 जो सॉरी n बराबर 3 लेवल पे वैलेंस लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन सबकी एनर्जी इक्वल होगी। यहां पर जैसे इन सबकी एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल में प्रेजेंट है तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नियर बाय प्रेजेंट हर न्यूक्लियस की वजह से लिखी जाएगी। अब इस न्यूक्लियस की वजह से वो एनर्जी ज्यादा हो सकती है, इसकी वजह से वो थोड़ी कम हो सकती है, तीसरे वाले की वजह से हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो इसकी एनर्जी क्या एक फिक्स एनर्जी होगी या एक रेंज होगी? रेंज होगी। उस रेंज को ही हम क्या बोल देते हैं? बैंड। ठीक है, तो हम एक थिन लाइन नहीं बना करके क्या बना रहे हैं, उस वो एक बैंड से शो कर रहे हैं। फोर्स एक लग रहा है लेकिन सबकी अलग अलग, चारों की वजह से लग रहा है ना, तीनों की वजह से लग रहा है। बाकी सब कंप्लीट कर लो भाई, लिख लिया सबने? चलिए हाँ, अच्छा फिक्स वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह फिक्स नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, एक वेरी भी कर रही है। तो तुम क्लियर हो गए, एक फिक्स एनर्जी नहीं है, वो वेरी एनर्जी भी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, ये है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था? इसमें फिक्स थी। क्यों फिक्स थी? क्योंकि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इस इलेक्ट्रॉन की इससे डिस्टेंस फिक्स है, वो इसी के राउंड घूमता रह रहा है, घूम रहा है घूम रहा है, इसमें फिक्स है। लेकिन इसमें कभी तो ये इससे दूर जा रहा है, ये यहां आएगा तो इसके पास आ गया, तो एनर्जी कम ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? सो वी हैव वेरिंग एनर्जी हियर। एवरीथिंग इज क्लियर हो गया भाई सबको? कोई डाउट पूछना है? चलिए, तो इसको हटा रहा हूं मैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए इसको कंप्लीट करिए, इसको हटा रहा हूं। आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ज्यादा? अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है अपन ने, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिलिकॉन का बनाया था, ठीक है। चलो अभी सबके लिखता हूं मैं, फिर आगे एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन, ये एपीएमडी 2005 का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं कंडक्टर्स। ज्यादा हेडिंग्स वगैरह नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक है। इन तीनों के एनर्जी लेवल डायग्राम है इंपॉर्टेंट, जो कि हमको बना उन्हें है और जिसमें हमको डिफरेंस दिखेगा। साथ साथ बना लीजिए अब, है ना। वीबी सीबी, वीबी मतलब वैलेंस बैंड और सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। ओवरलैप्ड, यहां पर डेल्टा ईजी इसका क्या है? 0। सेमीकंडक्टर्स, अच्छा एक बात उसमें बतानी रह गई, छोटी सी एक बात है। मैंने वहां पर n बराबर 1 से शुरुआत की थी। 1 मतलब कौन से सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट, 2 फिर उसके बाहर वाले और 3 सबसे बाहर वाले। मुझे बताइए कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो किसका होगा? सबसे मतलब आउटर वो मोस्ट वालों का ही होगा ना, वही फ्री होने वाले। जो अंदर वाले हैं n बराबर 1 n बराबर 2, उनका कोई रोल नहीं होगा, तो हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम हमेशा सिर्फ दो लेवल्स, दो बैंड्स बनाएंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। अंदर वाले हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। डेल्टा ईजी, दिस इज वीबी, दिस इज सीबी, ठीक है। पार्शियली filled
डेल्टा इजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, डेल्टा इजी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, एंड डेल्टा इजी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम आर्सेनिक। खुद इनमें तीनों को देखिए और तीनों को देखकर आप देखिए क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, और वाकई में क्या इस डायग्राम को देखकर हमें उनकी कंडक्टिविटी का एक्सटेंट, मतलब हाउ मच दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, क्या पता लग पाएगा या नहीं, है ना। इसको देखकर कुछ हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए हम इस डायग्राम को बनाते हैं। इसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी बोलते हैं। थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं, कुछ जो मेन कुछ काम की बातें, है ना। क्या 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 यस, फॉर गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है, गैलियम आर्सेनिक। ये हमारा एलईडी बनाने के लिए यूज में आता है, इसलिए आपको यहीं अपन ने इसको लिख लिया। एलईडी पता होगा शायद सबको, लाइट, छोटे छोटे जो बल्ब्स होते हैं। ये भी एलईडी है जो आपके सामने लगा हुआ है, ये भी ग्लो करता है, देखो ये ग्लो कर रहा है ना, नहीं कर रहा क्या, कर रहा है ना। तो छोटा सा जो व्हाइट स्पॉट आपको दिखा रहा है, ये पीछे एक एलईडी ग्लो ही है। सो इट हैज न्यूमरस एलईडीज जो पीछे इंस्टॉल्ड है। तो बहुत सारे एलईडी क्यों बोलते हैं इसको, ये भी एलईडी, ये भी एलईडी, वो छोटा सा टोए में आता है वो भी एलईडी, सारे एलईडी हैं, हाँ सारे एलईडी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारी एलईडीज इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, स्क्रीन में। चलिए तो बात करते हैं, 2 पॉइंट्स लिखने, डेल्टा ईजी के बारे में, एनर्जी बैंड डायग्राम, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए कर लीजिए इसको फटाफट। बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं क्या, ठीक, बहुत धीरे, ठीक है, एवरेज स्पीड सही चल रहा है, मतलब ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना, ठीक है, बता देना ना। और मैंने शुरू में बता दिया, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग आज और कल के लिए। आपको मॉड्यूल में यही एक टेबल इस तरह की मिलेगी, लेकिन उसमें आपको हो सकता है 1-2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लिखे हुए मिल जाए, फालतू के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप उनको चाहें तो, लेकिन मेन अगर सवाल आएगा तो इन बातों पे आएगा, ठीक है। और बस वही घुमा फिरा के 2-4 एक्स्ट्रा बातें और लिख दी होंगी उसमें, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए इधर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में सबसे पहले एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको देखकर कोई भी आइडिया लगा सकता है कि ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, बिकॉज यहां पर एनर्जी बैंड गैप डेल्टा इजी ऑलमोस्ट 0 ही है, ओवरलैप्ड है बेसिकली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जैसे एक एग्जांपल देता हूं ना आपको, कोई भी मेटल लो आप, कोई भी अच्छा मेटल लो, सोडियम बहुत अच्छा मेटल है ना, है या नहीं है। तो सोडियम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसका घूम रहा है, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है ना, तो वो उसको बड़ा आराम से फ्री में ही रिलीज कर देगा, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सोडियम, अगर मैं उसका टेम्परेचर बिल्कुल खत्म कर दूं, 0 डिग्री केल्विन पर भी बात करूं ना सोडियम की, तो फिर भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो यहां पर अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हमेशा, मेटल्स की बात कर लें या कंडक्टर्स की बात कर लो। और फ्री होने का मतलब वो कहां प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। ये बात दिमाग में फिट कर लो, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डेड है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, या कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका मतलब वो कहां प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। डेल्टा इज 0, ओके, इट हैज प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम। हर एक एटम आपको 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। सोडियम है, बिलियन ऑफ सोडियम है, तो बिलियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। सेमीकंडक्टर्स में बात करें तो एक पर्टिकुलर बैंड गैप आपके पास है, उस बैंड गैप की वैल्यू आपको लिखी दी है, दिख रही है सबको, ठीक है। अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छा कंडक्टिंग, मच कंडक्टिंग कौन होगा इन तीनों में से, बेटर कंडक्टर कौन सा होगा, इन तीनों वैल्यूज को देखकर आइडिया लगा सकते हैं, जर्मेनियम। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैलियम आर्सेनिक का डेल्टा इजी ज्यादा है, ये बैड कंडक्टर है, तो इसका जो है यूज कम है, ये बहुत बुरा है।
डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg उसकी एप्लीकेशन डिसाइड होती है। जैसे मैंने अभी भी बोला था कि गैलियम आर्सेनिक हैज दिस पर्टिकुलर एनर्जी बैंड गैप, इस एनर्जी के हिसाब से इसका एप्लीकेशन, इसका यूज डिसाइड होता है कि इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एन एलईडी लाइट एमिट करने के काम आ सकता है। वो कैसे करेंगे वो बाद में करेंगे। तो ये 3 गैप वैल्यूज हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो वैल्यू यानी जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से मिल सकती है बाहर से, एनवायरमेंट से, टेम्परेचर की साथ टेम्परेचर से या किसी अदर फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो ये वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इससे इस लेवल में पहुंच सकता है, इससे इस बैंड में पहुंच सकता है। तो यहां से अगर यहां पहुंच गया तो ये फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब कहां, कंडक्शन बैंड में आ गया। तो यहां पर कंडक्शन बैंड को मैंने क्या लिखा है, पार्शियली फिल्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहां और अपन बात करेंगे अभी जस्ट कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर, सुनना अब इसको, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके क्रिस्टल में घूमने के लिए फ्री हो जाता है, तो जिस जगह को वो छोड़ के जा रहा है उस जगह में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन के आने की जगह है। उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, होल। तो यहां पर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्रा और फ्री चार्ज कैरियर हमने पढ़ना शुरू किया अब से। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अलग से। So we have basically 2 charge carriers in semiconductors. पहला फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होल। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, करंट के में कंट्रीब्यूशन देते हैं, वैसे ही होल भी करंट में कंट्रीब्यूशन देता है। कैसे देता है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर ये हमारा लेस कंडक्टिंग है, लेकिन है। अब यहां पर मैंने एक फैक्ट लिखा है कि रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें देन वी विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन for 10 to the power 12 एटम्स इन सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है आपके पास, तो उसमें 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम्स में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। तो हम कह तो रहे हैं कि हाँ अचीव हो जाएगा, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये डेटा मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, साफ डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडक्टर और व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे, इंसुलेटर समझ गए होंगे। तो इसमें डेल्टा Eg काफी ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। सो वी विल हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये जो कंडक्शन बैंड जो है वो पूरी की पूरी तरह खाली है। अब हम एक नई चीज बात कर रहे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट चैप्टर पढ़ा तो नहीं होगा अभी, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस। तो सुना है सबने, रेजिस्टिविटी भी सुना है। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती रो से उसको लिखा करते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं। इसमें सबसे पहला है कंडक्टर। तो इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लिखते किससे हैं, अल्फा से, पहली चीज तो, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूं, हो सकता है आपने बोर्ड किया है तो आपको कुछ याद आ जाए। RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, अल्फा T, ऐसा फॉर्मूला होता है एक। ये फॉर्मूला हम कंडक्टर्स में यूज करते हैं और उसमें अल्फा जो है दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से इसी को सोल्व करके मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली भाई, ठीक है। आप देख लो, चाहे R0 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यहां पर R0 माइनस RT बाई R0 इंटू T। देख लो ऐसा आ जाएगा, कर लेना आप आराम से, आ जाएगा। नाउ आपको मैं बता देता हूं R0 क्या है और RT क्या है। कोई बता सकता है R0 क्या है? इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस। RT क्या है? T टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस। तो R0 माइनस RT क्या हो गया? चेंज इन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू में, रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो चेंज हुआ, यही तो है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में, यही तो बना ना। अब अगर मैं बोलता हूं अल्फा अगर पॉजिटिव है किसी मटेरियल का, पॉजिटिव होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें, हाँ रेजिस्टेंस, हाँ अल्फा अगर पॉजिटिव है, यही आएगा ना R0 माइनस RT, हाँ ये उल्टा लिख दिया, RT आएगा, RT माइनस R0, ठीक है। तो अगर किसी मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि RT R0 से ज्यादा है,
सब लोग देखो इस बात को, अगर अल्फा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आर टी आर नोट से तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 से टी करने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आर जीरो कम है, आर टी ज्यादा है। इसका मतलब साफ हो गया, क्लियर हो गया कि जिन मटेरियल्स का अल्फा पॉजिटिव होता है उन मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है कि घटता है। ये सारी कहानी मैंने इस फॉर्मूला के जरिए एक्सप्लेन करी कि अल्फा पॉजिटिव होना मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ना। क्या क्लियर है? इससे नहीं भी क्लियर है तो हमें याद भी रखना होता है कि अगर किसी मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हो गया? इसी तरह से हम बात करें किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। तो आप इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा था, है ना, हमने और गर्म कर दिया। इसको गर्म करने से क्या फायदा है कि नुकसान है? फायदा क्यों है? एक और जाएगा, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। सो अगर हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी कम होती तो सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। Why? Because नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेंगे। समझ आ गया? और एक्सप्लेन करूं? हो गया ना इससे? सो हमें ये पता रखना है, AIPMT 2005 में आया हुआ सवाल है ये कि कौन से मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो सिंपल है, सेमीकंडक्टर। एक तो सेमीकंडक्टर है। अब इसकी बात करें, इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक, इंसुलेटर्स है। इसका क्या लगता है, मैं अगर इसको गर्म कर दूं क्या लगता है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? मैंने इसको गर्म किया तो क्या ये करंट फ्लो होने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें ऐसा प्रैक्टिकली फील है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा आर की वैल्यू क्या? आर टी और आर नोट क्या रहेंगे? बराबर। आपका जो भी रेजिस्टेंस उसका आर जीरो है उतना ही उसका आर टी। ये आर टी आर जीरो समझ आया क्या? मैंने लिखा नहीं है पूरा। आर टी उस मटेरियल का टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, आर नोट उसका 0 पर। तो अगर आर टी और आर नोट बराबर होता है तो अल्फा क्या आएगा? 0 आएगा ना। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। और ऐसा अगर होगा तो अल्फा 0 उन लोगों का है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है। लेकिन यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है, लेस नेगेटिव वैल्यू भी इसकी होती है। लेस नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी फिर, जैसे सेमीकंडक्टर की हो रही है। तो ये मैंने यहां पर क्या लिखा? समटाइम्स। समटाइम्स यानी बहुत एक्सट्रीम केसेस में। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास लकड़ी है, आपने उसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया, सोचा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा यार, थोड़ा और गर्म करते हैं, तो आपने थोड़ा और गर्म किया, फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर आपने छोड़ा, आपने सोचा छोड़ो आग लगा देते हैं, तो आपने उसको आग लगा दी। आग लगा दी तो वो क्या बन गया? लकड़ी से क्या बन गया? कोयला बन गया। कोयला से हो सकता है ग्रेफाइट बन जाए, और ग्रेफाइट बन गया तो हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक वो करंट या कंडक्टिविटी शो करने लगे। पता है ना ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, वंडरवाल, ऐसा सुना है? तो क्या ये लकड़ी को तुमने क्या किया? करंट फ्लो करवा दिया ना, लेकिन उसके लिए उसको जलाना पड़ गया ना, है ना। हमारे मोबाइल में बहुत सारा सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, अगर इसको जलाना पड़े तो फिर तो कोई पर्पस सोल्व नहीं हुआ ना। इसलिए यहां पर हम बोलेंगे तो यही कि लगभग जो आपके इंसुलेटर्स हैं उनमें अल्फा का वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा हो कि कहीं आपको नेगेटिव भी लिखा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज वेरी लेस वैल्यू बट नेगेटिव, ठीक है। लेस वैल्यू का मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कमी आएगी। कमी आएगी ना। क्यों कमी आएगी? क्योंकि अल्फा कैसा है? नेगेटिव है। अरे जग रहे हो ना सब? अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस में क्या आएगी? कमी। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी बातें? ठीक है। तो AIPMT 2005 का एक क्वेश्चन था कि आपके कौन कौन से मटेरियल्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। AIPMT 2005 सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं आगे, अच्छा
2005 का नहीं है, सॉरी। हाँ, नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, नीट 2020 का क्वेश्चन है, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। सीधा सवाल आया 2020 में। सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं, सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तो आप कौन सा टिक करेंगे, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया, ये सवाल था, ठीक है। तो आप अपने पास मॉड्यूल जरूर रखें, ठीक है, अगली क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2005 का। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आज सुन लीजिए, आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो थोड़ा गैप भी मिल जाएगा आपको, अभी इतना सारा पढ़ाया है ना, चिल करो ना, कुछ बोल रहा हूं तुम सुनो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, वो है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट सुनना और बताना आपको नॉलेज हुआ क्या। पहला स्टेटमेंट है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉल्स है, फॉल्स है तो फिर पहला ही सही हो गया, मतलब फॉल्स ही पूछा था, फॉल्स आ गया। चलो दूसरा है, हाँ क्या करूं, बस ये 2-3 क्वेश्चन ही कराने यार, कल मेरे को आता नहीं टेलीग्राम इतना चलाना, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप, सुन लो ना, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स। ये तो सच्ची बात बोल दी इसने, अपन को फॉल्स ढूंढना था, ये सही है। तो सही भी तो देखे ना, सही से ज्यादा फायदा मिलता है अपने को, जो सही है उनको पढ़ लें, ज्ञान इकट्ठा कर लें। तीसरा, इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स में ओवरलैप। चौथा, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी सही है, तो गलत पहला ही था, ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, उसको कॉपी पे नोट करेंगे अपन। चलिए नोट करिए, ये एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है, लिखिए। कम कैसे होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, यही पूछ रहे हो। तो यहां पर अच्छा कैसे होगा यार, ये तो बताया ही नहीं मैंने, कैसे होगा बताया है, यहां बताया ना अभी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, क्यों हो रहा है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम। टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, ज्यादा होल भी बनेंगे, तो हमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, ज्यादा। और फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्शन अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, नहीं तो क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पूछा क्यों नहीं किसी ने। इसमें ऑलरेडी हर एक एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर और गर्म करके उनसे और फ्री करवा लें, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सुनो, होगा क्या, उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। यहां ये नहीं पूछा किसी ने कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ कैसे रहा है, ये तो मैंने अल्फा की वैल्यू एक मैथमेटिकली ये चीज एक्सप्लेन कर दी। एक्चुअल में फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है ऐसा, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसके आधार पर नहीं, नॉर्मल तरीके से समझाता हूं। होता क्या है, कंडक्टर से यानी कॉपर का एक तार है, उसमें खूब सारे वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। बस आप बैटरी लगाओ, अच्छा खासा करंट उसमें फ्लो होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि करंट बनता है। लेकिन जब आप करंट बढ़ाते हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अननेसेसरी कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो मिलेगी ना, तो उनके अननेसेसरी कोलिजन बढ़ेंगे और इफेक्टिव ड्रिफ्टिंग उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्रिफ्टिंग का मतलब उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इफेक्टिव मूवमेंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू घटेगी और हम कहेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये एक छोटा सा एक स्टेटमेंट, एक वर्ड बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स में अननेसेसरी कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और इफेक्टिव ड्रिफ्टिंग या इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, घट जाता है। इस वजह से उसमें करंट घटता है और ये कह सकते हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या एडवांटेज है, उसमें वैसे ही हमारे पास ये हाल देख रहे हो, 10 की पावर 12 में 1 मिल रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका कुछ भला ही होगा,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। सारी बातें क्लियर है? चलिए लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए EgC, EgC इस तरह से लिख लो, EgC। अच्छा इसको बढ़ा देते हैं, छोड़ो इसको, हाँ, या इसको लिख लो डेल्टा EgC, डेल्टा Eg सिलिकॉन, डेल्टा Eg जर्मेनियम, ऐसा ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, ये तीन चीजें दे रखी हैं, आगे लिखो इसमें डेल्टा EgC, डेल्टा Eg सिलिकॉन एंड डेल्टा Eg जर्मेनियम। FeG, FeG पता ही है आपको, FeG ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली, FeG ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। Then compare the values of FeG. Compare the values. तो इन तीनों को कंपेयर करिए, किसका FeG ज्यादा है, किसका कम है। वैसे दो तो पता ही है आपको, मैंने यहाँ कार्बन और इन्वॉल्व कर दिया यहाँ। अच्छा, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, पता है किसी को? फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप का है ना, टेट्रावैलेंट है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है ना सिलिकॉन के पास। और जर्मेनियम वो भी फोर्थ ग्रुप का ही है, कार्बन उसके सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम होता है ना पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, सिलिकॉन के ऊपर कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है क्या? पर सेमीकंडक्टर भी है क्या? कार्बन सेमीकंडक्टर है इसका मतलब? नहीं है। क्यों नहीं है? इंसुलेटर है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर। हाँ तो यही है। अब आप उस हिसाब से, आपको एक थोड़ी सी नॉलेज है, एक छोटी सी नॉलेज है आपको कि हाँ कार्बन इंसुलेटर बता रहे हो आप, इस हिसाब से ये चलो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बताओ कौन सा डेल्टा Eg सबसे ज्यादा होगा? कार्बन का डेल्टा Eg सबसे ज्यादा होगा। आप बोल रहे हो ना नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है ना, और इन दोनों में तो आपको पता ही है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बन का होगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? सिलिकॉन का आएगा। फिर उसके बाद अब आप एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हुआ क्यों? सिलिकॉन और जर्मेनियम में अच्छा सिलिकॉन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या है इसका, बताओ क्या है? 28 8 या 18 क्या होता है? अच्छा इसमें चलो इसको छोड़ो, इसकी बात करें, इसका कितना होता है? इसको कंपेयर ही नहीं करें अपन, तो इसको ही कंपेयर कर लेते हैं। इसको देख करके कुछ आइडिया लग रहा है कि इसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है? हाँ तो समझाइए। यस, कहां से आई ये आवाज? अरे कहां है भाई? हाँ क्यों बताओ? कार्बन के केस में डेल्टा Eg ज्यादा क्यों है? व्हाट इज डेल्टा Eg? डेफिनेशन भूल गए आप, क्या है डेल्टा Eg? इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो बताइए कार्बन के केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या सिलिकॉन में ज्यादा देनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इसमें जो वैलेंस लेवल के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? सेकंड ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के पास। और इसमें कहां पर है? और इसमें कहां है? और दूर है या नहीं है? इसी आधार पर तो डेल्टा Eg चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? AIP 2005 का ये सवाल है, लिख लीजिए इसको, ठीक है? तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई डाउट है अभी तक पूछ सकते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, होल का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं। होल किस तरह से कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है उसको देख लेते हैं। तो फटाफट से जो है बिल्कुल साथ साथ मैं 2 फिगर बना रहा हूं, छोटे छोटे बनाइए साथ में, है ना। इसमें ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, दिस इज कोवैलेंट बैंड थ्योरी। वो एनर्जी बैंड थ्योरी थी, उसके
उससे हमने कंपैरिजन किया था कंडक्टर इंसुलेटर, और उसमें यहाँ पर कोवेलेंट बैंड थ्योरी के आधार पर। हाँ बोलना भाई, किधर है? अबे तुमको क्यों चिंता है, वो बोल लेगा ना। तो ऐसे अपनी चिंता करो भाई, तुम नीट का पेपर देने के लिए सब अकेले बिल्कुल इंडिविजुअल जाएंगे, पता है ना, कोई साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो किसी की नहीं सुननी है, तैयारी आप कर रहे हो अकेले इंडिपेंडेंट, सिर्फ टीचर की सुननी है यहाँ पर, इसलिए आए हो घर छोड़ छोड़ के इतना दूर। तो किसी अपने आस पड़ोस की, किसी सगे संबंधी की, किसी अपने भाई सीनियर भाई की, बोले नहीं मैंने तो वो की थी एमटीजी, तू भी एमटीजी कर, है ना, मैंने तो ये किया था तू भी ये कर। उसका क्या स्टेट था, आपका क्या स्टेट है, स्टेट ऑफ प्रिपरेशन जो आपकी क्या है, उसकी क्या थी, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ आपका क्या अभी सिचुएशन है, क्लास में तैयारी कर रहे हैं, टीचर से डिस्कस करिए, उसके हिसाब से आपको चीजें करनी है। ठीक है, बट पहला काम आपको शीट सबको, मॉड्यूल सबको करना ही करना होता है, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो किसी तरह से कोई राय लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी राय लेनी है तो टीचर से बात करिए। ठीक है, वैसे भी आप लोग जो हैं एक ड्रॉप किया है आप लोगों ने, तो आपको थोड़ी नॉलेज है, नीट का पेपर तो ऑलमोस्ट सबने दिया ही होगा ना। हाँ तो तो उससे मिलो फिर सब, फिर मेरे से मिलने की इतनी बार तो मैं भी नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए भाई, हो गया। बस भाई बस, इस बार होगा, होगा, है ना, मेहनत कर होगा। ठीक है, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है और बढ़ता जाएगा, लेकिन हमने बस काम के जो इतने रिक्वायर्ड है उतने बनाए। ऐसे चारों तरफ और होगा, इसकी बॉन्डिंग होगी चारों तरफ, इसके नेबरहुड में और सिलिकॉन होंगे, सबके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इसका एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसकी लेटिस स्ट्रक्चर, ये इसको शो किए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना बस दो चीजें हैं कि टेम्परेचर चेंज के साथ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, होल बनता है, और किस तरह से होल जो है, एक खाली जगह, एक वैकेंसी, ये किस तरह से करंट में कंट्रीब्यूशन दे रही है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कई बार आप जो पढ़ के आते हैं आपको ये चीज नहीं समझ आती कि यार होल किस तरह से करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अभी अपन समझ लेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बना लीजिए इसको फटाफट। हाँ तो इसमें आपको ये तो दिख ही रहा होगा, एक सिलिकॉन के चारों तरफ के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चारों तरफ के नेबरहुड जो सिलिकॉन है उनके साथ वैलेंस बॉन्डिंग कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो आपने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपको कोई भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नजर आ रहे हैं, है ना। ये ऐसा कब होगा, जब 0 डिग्री केल्विन है, यानी अगर आप सेमीकंडक्टर को 0 डिग्री केल्विन पर ले जाएं, बहुत ठंडा कर दें, तो उस केस में वो एक कैसे एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसके लिए एक टेम्परेचर एक बहुत जो एक गवर्निंग फैक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को लेकर के। तो यहां पर 0 डिग्री पर वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है। कैसे है, दिख रहा है आराम से। अच्छा, इस पे अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे इसी का कोरोस्पोंडिंग स्टेट का, तो क्या नजर आ रहा है इसमें कि आपका वैलेंस बैंड फिल पूरा का पूरा फुल है और आपका कंडक्शन बैंड जो है पूरी की तरह से एम्प्टी है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बहुत सिंपल है समझना। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी अगर हम रूम टेम्परेचर पर जाएं, तो उस केस में क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनिए। मान लो ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड तोड़ा, जैसे इसकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा और ये फ्री हो गया। अब ये यहां पर आ गया, इस लैटिस में फ्री हो गया घूमने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पहली चीज कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, करंट में कंट्रीब्यूशन देगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जिस जगह को ये छोड़ करके आया है, यहां पर क्या क्रिएट हुआ है,
होल क्रिएट हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां सामने वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इधर जाएगा तो ये पूछेगा कि भाई तेरा किधर है, बॉन्डिंग करनी है, ठीक है, यहां है नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये जो है हो सकता है पास वाले किसी भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, खींच ले और यहां पर आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां आ जाएगा, ये वैकेंसी तो फिल हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात समझो, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका होल क्रिएट हुआ, ठीक है, लेकिन इस होल का मूवमेंट कैसे होगा, ये कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। अब जब भी अपन कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी किसी भी मेटल में, किसी भी मटेरियल में आप करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। मतलब क्या किया मैंने, क्या किया है, बैटरी तो कनेक्ट करेंगे ना। तो आपने ये जो भी आपका क्रिस्टल है ना, इस क्रिस्टल में दोनों तरफ क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अच्छा, बैटरी लगा देने से क्या होता है, एक सिरा हाई पोटेंशियल और दूसरा सिरा लो, और होगा क्या, इस हाई और लो के वजह से इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा सुना है कभी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, हम तो क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना। एक बेसिक बात और आपको बता दूं, एक बेसिक बात बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्जेस पर फोर्स लगाना, ठीक है। अगर यहां पर इस पर्टिकुलर इस रीजन में दो चार्जेस प्रेजेंट है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, बता सकते हैं इस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, कुछ आइडिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्जेस पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स अप्लाई किया करता है। और किसी को फॉर्मूला याद है, क्या होता है, एफ होता है क्यू ई, सुना हुआ है ऐसा फॉर्मूला। तो प्लस चार्ज पर डायरेक्शन ध्यान देना, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है, और माइनस पर, यस, माइनस पर फोर्स लगता वही है क्यू ई, लेकिन लगता किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर अब आ जाते हैं, यहां पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस वैकेंसी के राइट, वैसे तो सभी के सभी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब पे फोर्स लगना शुरू हो गया। अच्छा, फोर्स किधर लगना शुरू हुआ ये बताएंगे, ई किधर लगाया है, राइट साइड में ई लगाया हुआ है, फोर्स किधर लगेगा इन सब पर, लेफ्ट में। तो इस होल के राइट साइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहाना मिल गया इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फोर्स लगेगा तो ये बॉन्ड तोड़कर फ्री हो जाए, और जैसे ये फ्री होगा, फ्री होकर के ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इस वैकेंसी को आके फिल कर देगा, ठीक है, फिल कर देगा। अच्छा, मैंने इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर क्यों नहीं भेजा, या इस वाले को इधर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इधर नहीं जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो मैंने उधर वाले को इधर बुलाया है। बात समझ आ रही है क्या, क्यों, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखकर मैंने इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लेफ्ट लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, अब फोर्स लगेगा, ये बॉन्ड तोड़कर यहां आ जाएगा। अच्छा, जब ये बॉन्ड तोड़कर यहां आएगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, और देखने वाले को क्या लगेगा, यहां पर होल था ना पहले, अब होल कहां है, यहां है, देखने वाले को ये लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। पर दरअसल मूव क्या किया, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही किया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आगे एक वर्ड और जोड़ूंगा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन या कोवेलेंट बॉन्ड का, या सीधा बोल दे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या होल का मूवमेंट, यहां होल यहां से यहां गया है, क्या होल का मूवमेंट इक्विवेलेंट टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है क्या ये बात सही बोली मैंने। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग जो मैंने अभी बोली है कि होल का मूवमेंट बेसिकली किसका मूवमेंट है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या नहीं है। यहां के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब टूट करके यहां आएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग होल का मूवमेंट होगा। तो बेसिकली होल के मूव करने से एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है। अब एक बात और बता दो, होल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होता तो किधर मूव करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो होल अगर ई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें होल पर कैसा चार्ज मानना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहली चीज ये क्लियर होगी कि होल पर कैसा चार्ज होता है,
वर्चुअली अगर माने तो पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो है होल, अब पहला पॉइंट तो हो गया होल का चार्ज। दूसरा ये है कि इसके मास की बात करें। मास से पहले हम बात करें मोबिलिटी। एक टर्म आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी को आप लिखते हैं किससे? म्यू से। अच्छा, मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है मूव करने की एबिलिटी। अब एक दो बंदे हैं आपके सामने, ठीक है, एक बहुत पतला सा है, एकदम हवा हवाई सा, एक बहुत भारी भारी सा है, तो दोनों को बोलें कि अगर भाग के जाओ उधर, हाथ लगा के वापिस आना है, क्या लगता है क्या मतलब एक एक्सपेक्टेड सा रिजल्ट होगा? मतलब सीधी सी एक जनरल सा रिजल्ट देखें तो जो जिसका मास कम होता है ना, उसकी मूव करने की एबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो मोबिलिटी सिंपल से वर्ड्स में समझो तो यही है। मोबिलिटी को किससे लिख रहे हैं? म्यू से। और म्यू किसके? मास के। अब तुमको सबको मोबिलिटी पता है। यहां पर मैं होल और फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, और तुम सबको पता है कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। मास से नहीं, वैसे देख के बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की या एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की? डेफिनेटली एक फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि होल का मूवमेंट बेसिकली किसका मूवमेंट है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होल से ज्यादा। और अगर मैं मोबिलिटी ज्यादा कह रहा हूं, होल का सॉरी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, तो अगर मैं मास का कंपैरिजन करूं तो होल और इलेक्ट्रॉन में से किसका मास ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी मोबिलिटी क्या है? अब एक दिमाग में सरप्राइजिंग बात आती है, होल, वैकेंसी, और बात क्या कर रहे हैं? उसके मास की। तो यहां पर मैं एक वर्ड जोड़ दूंगा आपकी सिंपलीफिकेशन के लिए, वर्चुअल मास। ठीक है, वर्चुअल मास। तो यहां पर होल का वर्चुअल मास अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो दरअसल एक फिजिकल, अरे हम इलेक्ट्रॉन भी नहीं जानते हैं वैसे तो, हम बात तो बड़े एकदम खुलेआम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन असल में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं जानते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, तो बात तो करते हैं, ऐसी होल की भी बात कर रहे हैं। तो होल भी जो है एक आप एक अब से आप होल को एक फिजिकल एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। आप सोचो कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसा ही होल है। अच्छा, बात कर रहे थे होल के चार्ज की। होल पर चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, होल के मूवमेंट से कितना चार्ज फ्लो हुआ? जितना इलेक्ट्रॉन है। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो है सर में। तो अगर मैं चार्ज का वैल्यू पूछूं होल पर कितना है, तो कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि होल का मूवमेंट मतलब किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो बेसिकली होल का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव। मोबिलिटी होल की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो उसका वर्चुअल मास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से? ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में फिट होने चाहिए अबाउट द होल। और किस तरह से वो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये समझ आ रहा है ये होल? क्योंकि इस होल के कारण से पास वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक मौका मिल रहा है मूव करने का। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ होल इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें? कोई डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए, तो 4 पॉइंट लिखने हैं, लिखिए यहां पर। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू thermal energy, due to thermal energy, any bonded electron breaks the bond and a vacancy created called hole. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस वैकेंसी या होल लिख सकते हैं, दिस होल is filled by nearby bonded electron
nearby bonded electron and so on, and so movement of hole occurs, and so movement of hole occurs in the direction of electric field, and so movement of hole occurs in the direction of electric field. और इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए, सो बेसिकली ब्रैकेट लगाकर लिखिए, बेसिकली मूवमेंट ऑफ होल इज इक्विवेलेंट, मूवमेंट ऑफ होल इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, is equivalent to movement of bonded electron. और थर्ड पॉइंट लिखिए, चार्ज ऑन होल is equal to electronic charge, चार्ज ऑन होल is equal to electronic charge, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज is equal to electronic charge but positive in nature, but positive in nature. And last fourth point लिखिए, because mobility of free electron will be more, because mobility of free electron will be more than mobility of hole, mobility of free electron will be more than mobility of free electron, sorry, mobility of hole. So virtual mass of hole will be less than mass of free electron. So virtual mass of hole will be, अच्छा मैंने less बोल दिया, will be greater, मोर ही बोला था क्या पहले, चलो less बोला, हाँ सही कर लो. So virtual mass of hole will be greater than mass of free electron. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, virtual mass of hole will be greater than mass of free electron. ठीक है, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इसी के आधार पर हमने ये बात करी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो उसका मास कम होगा, होल की मोबिलिटी कम है इसलिए उसका वर्चुअल मास ज्यादा होगा. ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको अबाउट द होल पता होने चाहिए, हाउ इट कंडक्ट्स ये पता होना चाहिए. ठीक है भाई, आपको कुछ सवाल दे रहा हूं मैं, है ना, एक्सरसाइज 1 के रोज होमवर्क करिए, है ना, रेगुलरली विदाउट एनी स्किप. चलिए एक्सरसाइज 1 में आपको ये आप ट्राई करिए, इसमें फर्स्ट 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो हैं पहले आप ट्राई करना. हो सकता है इसमें कोई डोपिंग बेस्ड कोई एक आध सवाल आ जाए, कोई बात नहीं, छोड़ देना, अपन अगली क्लास में डोपिंग पढ़ेंगे, सुना होगा कभी. ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चन आप जरूर देख कर आए, सारे आराम से हो जाएंगे, बस नोट्स पढ़ के 1-2 बार फिर करना. ठीक है, चलिए, थैंक यू.